Good morning, class. Welcome to this new class in which we are going to discuss about chapter number 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो पिछले चैप्टर में आपने चार्जेस के फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इन सब के बारे में जाना। अब हम कुछ पोटेंशियल और कैपेसिटेंस की बात करेंगे। तो पहले हम पोटेंशियल पढ़ेंगे, उसके बाद हम कैपेसिटेंस में जाएंगे। सो लेट्स सी द इंट्रोडक्शन। सो इन चैप्टर नंबर 6 and 8 इन क्लास 11th द नोशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वॉज इंट्रोड्यूस। तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहली बार वहीं इंट्रोड्यूस हुई थी फ़िलहाल के लिए। और 9th में भी आपने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में क्या होता है, वो क्या नहीं है, वो देखा था। और क्लास 10th में भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम से एक चीज़ थी, उसकी डेफिनेशन आपने देख रखी थी। सो व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स डज वर्क इन टेकिंग अ बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द फोर्स लाइक स्प्रिंग फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, तो दैट वर्क गेट्स स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। मैंने क्या बताया था, किसी भी बॉडी पे अगर हम वर्क करते हैं तो वो जो हम उस बॉडी पे वर्क करते हैं, दैट वर्क इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। तो एक्सटर्नल फोर्स के अगर हम अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है वो वर्क जो है एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है उस बॉडी के। सो जब आपका एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर देंगे तो आपकी बॉडी मूव करने लगेगी और एक काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लेगी। और ऑब्वियसली बात है काइनेटिक एनर्जी को अगर गेन करेगी तो इक्वल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लूज़ करेगी, बिकॉज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल इज ऑलवेज कंजर्व। द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर इज दस कंजर्व। तो ये सारी चीज़ें 9th की हैं। तो फोर्स ऑफ दिस काइंड, तो ऐसे तरीके के फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस, जहाँ की जब अगेंस्ट द फोर्स हम काम करते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है बॉडी की, और जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होने लगता है वो पोटेंशियल। तो इस टाइप के एक्सटर्नल फोर्स को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो स्प्रिंग फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ये सारे एग्जांपल्स हैं कंजर्वेटिव फोर्स के। तो नाउ अगर मैं पूछूं आपसे व्हाट आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो आप मुझे डेफिनेशन ईजिली बता सकते हो। नाउ कूलम फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, इज ऑल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बात थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ नॉट सरप्राइजिंग सिंस बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस। दोनों के पास ही इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस है, ठीक है, ऑन डिस्टेंस एंड डिफर मेनली इन द प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो कूलम फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस इज़ ऑल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो हमें ये समझ में आया कि जो कूलम फोर्स है वो एक्चुअली में क्या है, वो कंजर्वेटिव फोर्स है। और ये सरप्राइजिंगली नहीं है सिंस बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस। जैसे कि आप चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर लो और कूलम फोर्स की बात कर लो, दोनों ही में ही इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस होता है। एंड डिफर मेनली इन द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ऑब्वियसली बात है ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कुछ और होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का, कूलम फोर्स का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट 1/4 वो कुछ और होता है ना। सो द मासेस इन द ग्रेविटेशनल लॉ आर रिप्लेस्ड बाय द चार्जेस इन द कूलम्स लॉ। ऑब्वियसली बात है ना, हमने देखा है ग्रेविटेशनल लॉ का फॉर्मूला आपने 9th में भी जाना था, ठीक है, m1 m2 अपॉन r², वही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इंटू m1 n2 अपॉन r का स्क्वायर। और यही कूलम्स लॉ में क्या हो जाता है भाई, कांस्टेंट q1 q2 अपॉन r², मतलब मास वहाँ पे यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे चार्ज आ जाता है, ठीक है, बाकी सारा कुछ सेम है। नाउ दस like the potential energy of the mass in a gravitational field, we can define electrostatic potential energy of the charge in an electrostatic field। तो जैसे हम potential energy of a mass निकालते थे gravitational field में, अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे चार्ज की इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो यहाँ पे हम कैसे करेंगे। सो कंसिडर करो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सम चार्ज कन्फिग्रेशन। मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले से सिस्टम में एक चार्ज कन्फिग्रेशन की वजह से। फर्स्टली फॉर सिंप्लिसिटी कंसिडर द फील्ड ई ड्यू टू द चार्ज कैपिटल क्यू प्लेस्ड एट द ओरिजिन। अच्छा, अभी आप यहाँ नीचे डायग्राम देख पा रहे होगे, दिस वन, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बात करा जा रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको कंसिडर करना है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ई ड्यू टू चार्ज कैपिटल क्यू जो कि ओरिजिन पे रखा हुआ। ओके, हमने ये इमेजिन कर लिया है। ना इमेजिन दैट वी ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज। अब हम टेस्ट चार्ज एक ला रहे हैं जो कि बहुत ही छोटा पॉजिटिव चार्ज होता था। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे ना, तब भी वहाँ पे हम ये चीज़ यूज़ करते थे, यहाँ पे भी हम इस चीज़ को रख रहे हैं। फ्रॉम अ पॉइंट आर टू अ पॉइंट क्यू। अच्छा, पॉइंट आर
से लेकर के पॉइंट P तक हम एक स्मॉल टेस्ट चार्ज को लेकर के जा रहे हैं। ओके ठीक है, इतनी सी बात हमें समझ आई। नाउ अगेंस्ट, और हम ये जो कर रहे हैं, और सिंपल सी बात है, ऐसे समझ रहे हैं, देखो ये टेस्ट चार्ज है ना, पॉजिटिव है, दोनों ही है, ठीक है, पॉजिटिव है, ये टेस्ट चार्ज है। नाउ प्लस Q इज़ द सोर्स चार्ज। अब सोर्स चार्ज जो है एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा टेस्ट चार्ज पे, तो टेस्ट चार्ज को किधर जाना चाहिए भाई, टेस्ट चार्ज को जाना तो इधर की साइड चाहिए, ठीक है, इधर की साइड जाना चाहिए कि रिपल्शन लगेगा उस पर। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उस चार्ज को पकड़ के इसी ये जो रिपल्सिव फोर्स है, कूलम का रिपल्सिव फोर्स है, इसके अगेंस्ट में हम उसको Q के, कैपिटल Q के पास लेकर के आ रहे हैं, जो कि पॉइंट P है। तो पॉइंट P पर हम उसको R से लेकर के पॉइंट P पर लेकर के आ रहे हैं, यानी कि हम एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं इस पर अगेंस्ट अ कूलम रिपल्शन। इस बात को याद रखना। तो चलो अभी देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। So P against the repulsive force on it due to charge capital Q. Okay. With reference to figure number 2.1, this will happen if capital Q and small q are both positive और both negative. Obviously बात है, repulsion आपका तभी exist करेगा जब like charges होंगे, है ना। For definiteness, let us take हम दोनों को ही positive ले लेते हैं। Okay. सो 2 रिमार्क्स में बी मेड हेयर, 2 रिमार्क्स हम यहाँ पे बना सकते हैं। पहला जो है दैट वी एज्यूम दैट द टेस्ट चार्ज Q इतना छोटा है कि वो जो है ओरिजिनल चार्ज कन्फिगरेशन जो कि आपका कैपिटल Q वाला है उसके ओरिएंटेशन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। पहला कंसिडरेशन हम यहाँ पे ये लेते हैं, ठीक है। सो और एल्स वी कीप कैपिटल Q फिक्स्ड एट द ओरिजिन बाय सम अनस्पेसिफाइड फोर्स। तो हम या तो उस चार्ज को यहाँ पे फिक्स रखते हैं, या फिर जो टेस्ट चार्ज हम एज्यूम कर रहे हैं वो इतना छोटा है कि वो कोई इम्पैक्ट नहीं अपना प्रोड्यूस कर पा रहा है कैपिटल Q पे। ओके, दूसरा जो हमको कंसिडरेशन लेना है, इन ब्रिंगिंग द चार्ज स्मॉल q फ्रॉम R टू P, हम एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज F एक्सटर्नल। उसको हम F एक्सटर्नल सिंबल से डिनोट करेंगे, ठीक है। जस्ट इनफ टू काउंटर द रिपल्सिव फोर्स, मतलब एक्सटर्नल फोर्स हम उतना ही लगा रहे हैं जितने में वो उस रिपल्सन फोर्स जो कूलम का पहले से लग रहा था कैपिटल Q के वजह से स्मॉल q पर, वो उस फोर्स को जस्ट अपोजिट हो जाए उसके, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट हो जाए। तो हम क्या कह सकते हैं, दैट इज F एक्सटर्नल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ FE। भाई डायरेक्शन तो दोनों का अपोजिट है ना, राइट। नाउ दिस मीन्स दैट देयर इज नो नेट फोर्स और एक्सेलरेशन ऑन द चार्ज Q, यानी कि जितना फोर्स हमको लगाना चाहिए उतना ही हम लगा रहे हैं, तो इसलिए कोई नेट फोर्स भी नहीं है वहाँ पे, और एक्सेलरेशन भी हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं कि चार्ज Q जो मूव कर रहा है तो उसमें कोई एक्सेलरेशन होगा, नहीं है कोई एक्सेलरेशन, ठीक है। ओके, व्हेन इट इज़ ब्रॉट फ्रॉम R टू P, दैट इज इट इज़ ब्रॉट विथ इन्फाइनाइटिसमली स्लो कांस्टेंट स्पीड, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्लो कांस्टेंट स्पीड से उस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को, स्मॉल q को हम R से P तक लेकर के आ रहे हैं। इस सिचुएशन में वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इस सिचुएशन में जो आपका, देखो सिंपल सी बात है ना भाई, वर्क क्या होता है, फोर्स से रिलेटेड है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है। तो यहाँ पे हम क्या देखने को मिल रहा है कि F एक्सटर्नल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ FE। तो यहाँ पे जो होगा वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क कर रहा है वो नेगेटिव होगा ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। ऑब्वियस सी बात है ना भाई, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू नेगेटिव F ही है, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स विल बी नेगेटिव ऑफ द वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। इट्स वेरी सिंपल। अगर हम अगर नॉर्मली फॉर्मूला भी देखें, वो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि क्लास 9 में हुआ करता था, उसके अकॉर्डिंग भी ये चीज़ हो जाएगा। नाउ अब एंड गेट्स फुली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑन द चार्ज Q। ओके, तो ये जो एक्सटर्नल वर्क है बेसिकली उस हम जो कर रहे हैं उस चार्ज को यहाँ लाने के लिए, वो उस चार्ज की खुद की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया है वहाँ पे, ठीक है। वो वर्क हमारा किया हुआ वर्क उस चार्ज की खुद की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। ओके, इफ़ द एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर दें, जैसे ही हम उस चार्ज को P तक ले आए, अब हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे चार्ज को, तो होगा क्या, तब होगा कि द इलेक्ट्रिक फोर्स विल टेक द चार्ज Q अवे, है ना। चार्ज जो टेस्ट चार्ज है वो P से दूर ले जाने लगेगा, क्योंकि हमने एक्सटर्नल फोर्स जैसे ही हटा दिया तो अब तो रिपल्शन फोर्स ही लगा वहाँ पे, तो अब उस पर रिपल्शन फोर्स लगने लगेगा। सो उस केस में द स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी एट P
is used to provide kinetic energy to the charge small q in such a way that the sum of kinetic and potential energy is always conserved. यानी कि अभी तो जब हम उसको P तक लेकर के आए थे तो उसके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी थी, लेकिन जैसे ही हमने एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया अब पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगी और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगी. ठीक है, टोटल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड. भाई टोटल एनर्जी यानी कि पोटेंशियल प्लस काइनेटिक विल बी कंजर्व्ड. पोटेंशियल मैक्सिमम हो चुकी थी मान लो अगर पी पे, तो अब वो धीरे धीरे कम हो रही थी और काइनेटिक की तरफ, और काइनेटिक एनर्जी आ रही थी उसमें, क्योंकि वो मूव करने लगा था तो कुछ वेलोसिटी आ रही होगी. सीधी सी बात है कि यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स जब हटाएंगे तो आपका जो स्टोर्ड एनर्जी थी अब वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगी. सो हम क्या कह सकते हैं, दस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ चार्ज स्मॉल क्यू फ्रॉम आर टू पी इज गिवन बाय डब्ल्यू आर पी. ठीक है, उसको हम डब्ल्यू आर पी से डिनोट कर रहे हैं. और अब यहाँ पे वहाँ पे मतलब क्लास 9 में हम पढ़ते थे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, 11th में भी थोड़ा बहुत अगर वर्क हमने देखा था उसमें वर्क जो था उसका फॉर्मूला ये था, इंटीग्रेशन आर से लेकर पी, हमने पाथ को इंटीग्रेट किया, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर यानी कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, और यही डिस्प्लेसमेंट हम इंटीग्रेट करेंगे. ठीक है, अच्छा इसी एफ एक्सटर्नल के जगह हम नेगेटिव ऑफ एफ ई भी लिख सकते हैं अगर आप इधर ध्यान दोगे. भाई यहाँ पे देखो, अगर हम इस चीज़ को यहाँ पे यूज़ कर लें तो हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा, इक्वेशन नंबर 2.1 को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं. नाउ अब एक बात का बहुत ही ध्यान रखना है, दैट दिस वर्क डन इज़ अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स. है ना, ये जो वर्क डन आया है ये क्या है, इट इज़ दिस वर्क डन इज़ वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स. और यही जो अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स वर्क हुआ, दिस विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट चार्ज. ठीक है, तो at every point in an electric field a particle with charge q, a particle with charge जिसके पास स्मॉल q चार्ज है, वो पोजेस करेगा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. यानी कि r से लेकर के, अगर r से लेकर के p तक में अगर हम छोटे छोटे पॉइंट्स हम अगर कंसीडर कर लेते हैं, देन ऑल दैट पॉइंट विल शो डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, उन सारे पॉइंट्स की अपनी अपनी डिफरेंट एनर्जी होगी अगर वहाँ पे हम q चार्ज को लेकर के आते हैं. ठीक है, तो आपने देखा था ना भाई, क्लास 10th में भी आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ रखा था, फिर उसके बाद आपने पोटेंशियल का डिफरेंस पढ़ा था. भाई हर पॉइंट पे पोटेंशियल अलग अलग होता है, इसलिए तो पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हुआ, और पोटेंशियल के डिफरेंस के क्रिएट होने की वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो करता है. तो आगे चल के ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि करंट की कहाँ से आता है. फ़िलहाल हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थोड़ा डिटेल में पढ़ना है. नाउ तो ये चीज़ समझ में आ गई हमको कि हर एक पॉइंट पे इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एक अगर पार्टिकल है विथ चार्ज q possesses a certain amount of potential electrostatic potential energy. This work done increases its potential energy by an amount equal to the potential energy difference between the two point. अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर मान लो R पे कुछ पोटेंशियल रहा होगा, P पे कुछ पोटेंशियल रहा होगा, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल, P पे कोई पोटेंशियल है मान लो Vp, और R पे कोई पोटेंशियल है मान लो VR, तो Vp माइनस VR बिकम्स आपका पोटेंशियल डिफरेंस. तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ जितना आपका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई इन टेकिंग दिस चार्ज Q फ्रॉम R टू P. अब R टू P तो अगेंस्ट द हम फोर्स कर रहे थे ना काम, तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, तो आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा था पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वर्क डन अपॉन चार्ज, तो उसको भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे आगे. तो 10th की जो थोड़ी सी 1 पेज 2 पेज 3 पेज था ना, उसको पूरा चैप्टर यहाँ पे है, तो आपको डिटेल में तो पढ़ना ही है. नाउ 10 पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस हम क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को हम स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से डिनोट करते हैं. तो दिस कैपिटल यू, अब डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो कैपिटल यू हो जाएगा, यू पी माइनस यू आर. अच्छा, ये अब यहाँ पे जो यू पी है वो हायर पोटेंशियल में होगा. ऐसा क्यों, क्योंकि भाई वर्क करके हम आ रहे हैं, तो वर्क जब हो रहा है उस पर तो स्टोर हो जा रहा है उस पर. ठीक है, तो यहाँ पे पी पे जो है वर्क करते हुए हम ला रहे हैं ना पी पे, तो जितना ज़्यादा वर्क करेंगे उतना ज़्यादा स्टोर होता जाएगा उसमें, उसकी उतनी मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा. तो यू पी इज़ एट ग्रेटर पोटेंशियल. नाउ तो ये आपका वर्क डन WRP हो जाता है. राइट, चलो
अब नोट दैट दिस डिस्प्लेसमेंट इज इन एन अपोजिट सेंस टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। देखो इलेक्ट्रिक फोर्स तो आपका P से R लग रहा है, यहाँ पे ध्यान देना आप। देखो इलेक्ट्रिक फोर्स तो आपका P से R लग रहा है अगर मैं F की बात करूँ, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हम R कंसिडर कर रहे हैं वो देखो एरो यहाँ पे इधर की तरफ बना हुआ है, अगर आप देख पा रहे होगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है, नोट दैट इज द डिस्प्लेसमेंट is in an opposite sense to the electric force and hence the work done by electric field is negative। तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नेगेटिव, यानी कि -WRP। ओके, तो ये तो आपका वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स था, और ये जो वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी नेगेटिव। सो नाउ therefore we can define electric potential energy difference between 2 points as the work required to be done by an external force in moving a charge without accelerating in moving a charge q from one point to another point for electric field of any arbitrary charge configuration। मतलब कोई भी चार्ज कन्फिग्रेशन हो उसके अंदर ये चीज़ वैलिड है। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं बेटा। नाउ 2 important comments may be made at this stage। इस स्टेज में हम 2 कमेंट्स बना सकते हैं। सो इक्वेशन नंबर 2.2 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, राइट, ऊपर ही है। द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन 2.2 डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द चार्ज, यानी कि ये पाथ डिपेंडेंट नहीं है। याद करो हमने थर्मोडायनेमिक्स में भी एक चीज़ पढ़ी थी, ठीक है, पाथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और पाथ इंडिपेंडेंट स्टेट वेरिएबल्स। तो उससे थोड़ा सा रिलेट करना आप, ठीक है, पढ़ चुके हो ऑलरेडी आप, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। नाउ इट मीन्स दैट द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स। यानी कि ये जो वर्क डन है ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि डजेंट मैटर कि किधर से किधर लेके आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करता है। तो याद करो फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, यही होता है। तो सीधी सी बात हो गई ना, ये तो आपका अब किधर से भी घुमा के लेके आओ डिस्प्लेसमेंट तो आपका सेम ही आएगा 2 पॉइंट के बीच का। ओके नाउ तो थोड़ा सा 9 से मैंने रिलेट कर दिया तो ईजी हो जाता है समझने में। नाउ सो दिस इज़ द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स का ये फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वुड नॉट बी मीनिंगफुल इफ़ द वर्क डिपेंडेंट ऑन द पाथ। तो पोटेंशियल एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता ढंग से, मीनिंगफुल नहीं होता अगर आपका वर्क जो है पाथ डिपेंडेंट हो जाता, ठीक। तो पाथ इंडिपेंडेंस ऑफ द वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैन बी प्रूव्ड बाय यूजिंग द कूलम्स लॉ, लेकिन हम इस प्रूफ को यहाँ नहीं पढ़ने वाले हैं, वो हायर क्लासेस की बात है, ठीक है। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट कमेंट है, इक्वेशन 2.2 डिफाइंस पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ द फिजिकली मीनिंगफुल क्वांटिटी ऑफ वर्क। तो इक्वेशन 2.2 क्लियरली आपको पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस दिखा रही है इन टर्म्स ऑफ द वर्क डन। तो क्लियरली द पोटेंशियल एनर्जी सो डिफाइंड इज अनडिटरमाइंड टू विद इन एन एडिटिव कॉन्स्टेंट। यानी कि अगर हम उसमें एक एडिटिव कांस्टेंट डाल दें हर एक पोटेंशियल पे, यानी मान लो यूपी पोटेंशियल जो पॉइंट पी पे था वहाँ पे हम एक कांस्टेंट को हम एक ऐड कर देते हैं, और जो आर पे था वहाँ पे भी हम एक कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं, तो डजेंट मैटर क्योंकि दोनों का डिफरेंस लेना है, तो वो कांस्टेंट अल्टीमेटली कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है वर्ड्स में। आइए देखते हैं कैसे। तो इट इज़ ओनली द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी दैट इज़ सिग्निफिकेंट, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ही सिग्निफिकेंट है, डजेंट मैटर कि कितना वहाँ पे पोटेंशियल है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस से मतलब होता है अगर हम वर्क डन की बात कर रहे हैं वहाँ पे, तो वी कैन ऑलवेज ऐड एन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट एल्फा टू द पोटेंशियल एनर्जी एट एवरी पॉइंट। हर पॉइंट पे आप एक एल्फा कॉन्स्टेंट ऐड भी कर दोगे तब भी पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई असर नहीं आना है, बिकॉज वो कांस्टेंट जो है क्योंकि दोनों ही पोटेंशियल में ऐड हो जाएगा वो आप कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपके पास रियल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वही बचेगा। सिंस दिस विल नॉट चेंज द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। देखो यहाँ पे नीचे आराम से वही चीज़ लिखी हुई है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था वर्ड्स में, लेकिन यहाँ पे देखो सीधी सी बात है, अगर हमने यूपी पे अल्फा ऐड कर दिया और यूआर पे भी अल्फा ऐड कर दिया तब पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो आपको वहीं आने वाला है ना, उसमें थोड़ी कोई चेंज आ जाएगा। ओके नाउ पुट इट डिफरेंटली, अगर हम उसको अलग तरीके से देखें, देयर इज़ अ फ्रीडम इन चूजिंग द पॉइंट वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज़ ज़ीरो। मतलब हम फ्री हैं चूज़ करने के लिए वो पॉइंट जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। अ कन्वीनियंट चॉइस इज़ टू हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो इज़ एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी विल बी ज़ीरो, क्योंकि
वन, अगर आपका देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, आपका डिस्टेंस से डिपेंड करता है, ठीक है, और डिस्टेंस अगर इनफाइनाइट हो गई तो 1/इनफाइनाइट इज़ व्हाट, 0। तो आगे चल के आपको समझ में आएगा क्यों ये 0 हो जाता है। तो विद दिस चॉइस इफ़ वी टेक द पॉइंट आर एट इन्फिनिटी, तो फ्रॉम इक्वेशन 2.2 जो कि इक्वेशन 2.2 है, वहाँ से हमको क्या देखने को मिलेगा, दैट डब्ल्यू इन्फिनिटी पी इज इक्वल टू यू पी माइनस यू इन्फिनिटी। तो यू इन्फिनिटी अगर 0 हो जाएगा आपके पास, तो यू सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, यू पी ही बचेगा, है ना, सिर्फ और सिर्फ सिंगल पोटेंशियल बचेगा। तो उस पॉइंट का पोटेंशियल आपका इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो किसी पॉइंट का। अगर आप दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी मान लो, तो उस पॉइंट जो फाइनाइट पॉइंट है उस पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, यू कैन नाउ कैलकुलेट। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंस द पॉइंट पी इज़ आर्बिट्रेरी मतलब कहीं भी रख सकते हैं उस पॉइंट को, तो इक्वेशन 2.3 यानी कि जो अभी ऊपर हमको मिला हुआ है, प्रोवाइड्स अस विथ अ डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज एट एनी पॉइंट। तो ये इक्वेशन हमको एक डेफिनेशन बता देती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट चार्ज एट एनी पॉइंट। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज एट अ पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ द फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज कन्फिग्रेशन is the work done by the external force equal and opposite to the electric force in bringing the charge q from infinity to that point particular जो भी पॉइंट पे हमने कंसिडर किया था। तो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन, ठीक है। राइट साइड में आपका काउंट एलेक्जेंड्रो वोल्टा के बारे में लिखा हुआ है, वो चीज़ को पढ़ लीजिएगा, जनरल नॉलेज के लिए थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होता है, ठीक है। अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो ये होता क्या है और इसको हम कैसे पढ़ते हैं, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे की चीज़ हम डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं, इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। चैप्टर 1 भी हमारा बहुत ही बड़ा था, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। चैप्टर 2 के भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और उससे भी बड़ा चैप्टर 3 है आपका। तो जो पहली बुक है वो काफ़ी वास्ट है, तो आपको टाइम लगेगा उस चीज़ को करने में। और जो टॉपिक जिस दिन ख़त्म होता है, कोशिश करिए रेफरेंस बुक से उसके सारे ही आप क्वेश्चंस लगा डालिए विद एनसीईआरटी के जितने भी एग्जांपल्स हैं, उसको ज़रूर लगाइए, ठीक है। फिर नहीं आता है तो आप ज़रूर उसको पूछिए, ठीक। तो यहाँ तक अपने नोट्स कंप्लीट करके मुझे भेज दीजिएगा। जिसका आया तो ठीक है, जिसका नहीं आया दैट विल बी कंसिडर्ड एज एब्सेंट। ओके देन, थैंक यू क्लास फॉर ज्वाइनिंग। अभी आप इस वीडियो को देख लीजिए, नहीं आए दोबारा रिवाइंड करके देख लो और थोड़ा सा रीड करके रखो ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको क्लियरली समझ में आ जाए।